सभी किसान भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है किसान भाई बहनों आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन के इस अंक में। सच ही कहा है कि धरती के हैं विशेष आधार, हरी भरी वादियां और खेत और खलियान, जो सच्चे मायने में हम सबको जीवन का आधार प्रदान करते हैं। लेकिन किसान भाइयों, ज़रूरत होती है इन्हें सही तरीके से सहेजने की और सींचने की, जो आप सब बखूबी इस कार्य को निभाते हैं। तो आइए देर किस बात की, शामिल हो जाइए इस अंक में और सबसे पहले देखिए खबरें खेती की। एकीकृत कोल्ड चेन योजना की 112 परियोजनाओं को मिली मंजूरी। कृषि राज्य मंत्री ने कहा, ड्रिप सिंचाई को अपनाएं किसान। खाद्य तेलों के दामों में तेजी आने की संभावना। चने के आयात पर 10% आयात शुल्क लगाने पर विचार। 402 लाख गांठ कपास उत्पादन होने की उम्मीद। और सर्दी बढ़ने के साथ ही बढ़े पोल्ट्री उत्पादों के दाम। नमस्कार, खबरें खेती के में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला मिश्रा और अब खबरें विस्तार से। देश में भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए चलाई जा रही एकीकृत कोल्ड चेन योजना के तहत अब तक 112 एकीकृत परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से खाद्य सामग्री को कोल्ड स्टोर तक पहुंचाकर उन्हें बर्बादी से बचाया जा सकेगा। किसान भाइयों, खेती बाड़ी पर विशेष ध्यान देने वाली केंद्र सरकार ने किसानों के हितों में निर्णय कर भंडारण क्षमता बढ़ाने का प्रयास तेज कर दिया है। देश में खाद्यान्न एवं फल सब्जियों के भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था न होने से इनकी काफी बर्बादी होती है। इसे रोकने के लिए सरकार ने सरकारी व निजी क्षेत्र में भंडारण क्षमता के विकास के लिए एकीकृत कोल्ड चेन योजना प्रारंभ की है। कृषि मंत्रालय के अनुसार एकीकृत कोल्ड चेन योजना के अंतर्गत अब तक 935.16 करोड़ रुपए के अनुदान के साथ 112 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इस योजना के अंतर्गत दिसंबर 2013 से मई 2014 के दौरान 7 कोल्ड चेन परियोजनाओं को पूरा किया गया, जबकि जून 2014 से दिसंबर 2014 के दौरान 10 परियोजनाएं पूरी की गयी। इस योजना के अंतर्गत आवंटित राशि का 91% तक उपयोग किया जा चुका है। एकीकृत कोल्ड चेन योजना में निजी क्षेत्र के 1826.11 करोड़ रुपए के निवेश को भी मंजूरी दी गई है। इनमें से 48 कोल्ड चेन परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं और चालू वर्ष में 20 और परियोजनाएं शुरू हो जाएंगी। इस परियोजना से अब तक 2.46 लाख टन अनाज को कोल्ड स्टोरेज क्षमता से जोड़ा जा चुका है। अधिकारी के अनुसार इन परियोजनाओं के पूरा होने से खाद्य सामग्री को कोल्ड स्टोर तक पहुंचाकर उन्हें बर्बादी से बचाया जा सकेगा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने कहा है कि किसान ड्रिप सिंचाई समेत सूक्ष्म सिंचाई को अपनाएं, जिससे जल स्रोत से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सके। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री मोहन भाई कुंदरिया ने कहा है कि किसान भाई ड्रिप सिंचाई समेत सूक्ष्म सिंचाई को अपनाएं, जिससे जल स्रोत से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सके। उन्होंने कहा कि अध्ययनों से साबित हो चुका है कि ड्रिप सिंचाई समेत सूक्ष्म सिंचाई का उपयोग करने से सिंचाई का क्षेत्र जल के उसी स्रोत को अपनाने से औसतन 8.41% बढ़ जाता है। इसी तरह परंपरागत सिंचाई में जल का उपयोग जहां 30 से 50% रहता है, वहीं ड्रिप सिंचाई समेत सूक्ष्म सिंचाई के मामले में यह 80 से 95% तक पहुंच जाता है। श्री कुंदरिया ने कहा है कि ड्रिप सिंचाई समेत सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन यानी NMSA के घटक के तौर पर ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट यानी कि OFWM के अंतर्गत केंद्र सरकार वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। लघु और सीमांत किसानों के लिए सहायता की दर स्थापना लागत का 35% से लेकर 50% तक और अन्य किसानों के लिए इसकी स्थापना लागत का 25% से लेकर 35% तक सहायता की दर रहती है। कृषि मंत्रालय के अनुसार इस साल बरसात में आई कमी का असर तिलहनी फसलों की बुआई पर पड़ा है। तिलहनी फसलों के बुआई रकबे में कमी आने से खाद्य तेलों के दामों में तेजी आने की संभावना है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इस साल बरसात में आई कमी का असर तिलहनी फसलों की बुआई पर पड़ा है, जिससे खाद्य तेलों के उत्पादन पर असर पड़ने की उम्मीद है। तिलहनी फसलों के बुआई रकबे में कमी आने से खाद्य तेलों के दामों में तेजी आने की संभावना है। कृषि मंत्रालय के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के आंकड़ों के अनुसार इस सीजन में बरसात कम होने से रबी फसलों का कुल बुआई रकबा 530.22 लाख हेक्टेयर तक ही पहुंच पाया है, जबकि पिछले साल समान अवधि में यह रकबा 557.85 लाख हेक्टेयर था। इस साल तिलहनी फसलों की बुआई 74.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ही हो पाई है, जो पिछले साल से करीब 5 लाख हेक्टेयर कम है। पिछले साल
3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में तिलहनी फसलों की बुआई हुई थी। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार तिलहनी फसलों के बुआई रकबे में कमी आने से खाद्य तेलों का आयात करना पड़ेगा, जिससे खाद्य तेलों के दामों में तेजी आने की संभावना है। अधिकारी के अनुसार इस साल गेहूं, मोटे अनाज, चना और दलहनी फसलों के बुआई रकबे में कमी दर्ज की गई है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय चने के आयात पर 10% आयात शुल्क लगाने पर विचार कर रही है, जिससे चने के सस्ते आयात को रोका जा सके और किसानों को फायदा पहुंचे। केंद्रीय कृषि मंत्रालय चने के सस्ते आयात को रोकने और किसानों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से चने के आयात पर 10% आयात शुल्क लगाने पर विचार कर रही है। मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार चने के सस्ते आयात से कमोडिटी बाजार में चने के दामों में नरमी का रुख है, जिससे किसानों को चने के सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों पर चना बेचना पड़ रहा है। इससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। चने के दामों में इस रुख को देखते हुए केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने चने के आयात पर 10% आयात शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया है, जिससे किसानों को चने के सही दाम मिल सके। कृषि मंत्रालय ने यह प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए सरकार के पास भेजा है। कृषि मंत्रालय के अनुसार मौजूदा समय में चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन कई क्षेत्रों में चने के दाम 2500 से 2800 रुपए प्रति क्विंटल तक ही हैं। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार वर्ष 2014-15 में देश में 402 लाख गांठ कपास उत्पादन होने की उम्मीद है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि CAI के अनुसार वर्ष 2014-15 में देश में 402 लाख गांठ कपास होने की उम्मीद है। CAI के अध्यक्ष धीरेन्द्र सेठ ने इस बारे में कहा है कि वर्ष 2001 और 2 में देश में जहां 158 लाख गांठ कपास का उत्पादन होता था, वो 2014-15 में दोगुने से भी ज्यादा 402 लाख गांठ तक पहुंच गया है। CAI के अध्यक्ष धीरेन्द्र सेठ के अनुसार 170 किलो वजन के गांठ वाली कपास के उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वर्ष 2013-14 में देश में 355 लाख गांठ कपास का उत्पादन हुआ, जो 2014-15 में बढ़कर 402 लाख गांठ तक पहुंच गया है। श्री सेठ के अनुसार पूरे विश्व में होने वाली कपास के बुआई क्षेत्रफल में अकेले भारत का बुआई क्षेत्रफल करीब 37% है। भारत में करीब 12.65 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में कपास की बुआई की जाती है। विश्व में बेहतर क्वालिटी के कारण इसके निर्यात में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। श्री सेठ ने कहा कि कपास उत्पादन में इसी तरह बढ़ोतरी होती रही तो जल्द ही भारत चीन को पीछे कर देगा। सर्दी बढ़ने के साथ ही पोल्ट्री उत्पादों के दाम गरमाने लगे हैं। मांग बढ़ने से ब्रॉयलर चिकन और अंडे के दामों में लगातार तेजी आ रही है। एक माह पहले तक 340 से 345 रुपए प्रति सैकड़ा बिकने वाला अंडा मौजूदा समय में 400 से 430 रुपए प्रति सैकड़ा तक बिक रहा है। मौजूदा समय में सर्दी बढ़ने के साथ ही पोल्ट्री उत्पादों की मांग बढ़ने से इसके दाम गरमाने लगे हैं। मांग बढ़ने से इनकी कीमतों में तेजी दर्ज की जा रही है। सबसे ज्यादा तेजी अंडे की कीमतों में आ रही है, जबकि ब्रॉयलर की मांग पिछले सीजन की अपेक्षा कम रहने से इसके दाम में अधिक तेजी नहीं आई है। अंडे के दामों में पिछले एक महीने के भाव में 60 से 100 रुपए प्रति सैकड़े तक की उछाल दर्ज की गई है। एक माह पहले तक 340 रुपए से 345 रुपए प्रति सैकड़ा बिकने वाला अंडा मौजूदा समय में 400 से 430 रुपए प्रति सैकड़ा तक बिक रहा है। पोल्ट्री मार्केट के कारोबारियों के अनुसार ठंडी के इस सीजन में अंडा कारोबारियों को अच्छा फायदा मिल रहा है, जबकि ब्रॉयलर बाजार मामूली तेजी के साथ चल रहा है। मौसम में ठंडक का असर है, ऐसे में फसलों की समुचित देखभाल करना जरूरी है। तो आइए लेते हैं मौसम की जानकारी और मौसम के अनुसार किसानों के लिए कृषि सलाह। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ इलाकों में बारिश होने की उम्मीद है। पंजाब, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, बंगाल, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम आदि क्षेत्रों में कोहरा छाया रह सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम और मध्य भारत तथा पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों में रात के तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में रहने वाले मछुआरों को समुद्री क्षेत्र में जाने पर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तरी मध्य प्रदेश के इलाकों में छुटपुट बरसात होने की उम्मीद है।
मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे सरसों की फसल में चेपा कीट की निरंतर निगरानी करते रहें। प्रारंभिक अवस्था में प्रभावित भाग को काटकर नष्ट कर दें। यदि प्रकोप अधिक हो तो रोगोर या क्यूनलफॉस 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर आसमान साफ होने पर छिड़काव करें। और अब कमोडिटी और बाजार से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। काली मिर्च के वायदा और हाजिर भावों में तेजी का रुख आगे भी जारी रह सकता है। मंडियों में मूंगफली की मांग कमजोर रहने से इसके दामों में कमी बनी रह सकती है, जबकि आपूर्ति कम होने से धनिया की कीमतों में तेजी आने की संभावना है। घरेलू बाजार में आलू, हरी मटर, हरी धनिया, पालक और अमरूद की आपूर्ति में तेजी आने से इसके दामों में कमी आ रही है। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक तथा ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाई बहनों, यदि आप चाहते हैं कि आपको भरपूर गुणवत्ता युक्त उत्पादन की प्राप्ति हो तो आपको अपने खेत की मिट्टी का कराना होगा परीक्षण। और यदि आपने मिट्टी का परीक्षण करवा लिया है तो साथ ही साथ मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी बनवाना होगा, क्योंकि इसमें आपके खेत की मिट्टी के सभी पोषक तत्वों का होता है लेखा जोखा। तो आइए इन्हीं सब बातों की खास जानकारियों के लिए देखते हैं कार्यक्रम का ये भाग। प्रकृति में अनमोल है माटी। इसी माटी में बीज अंकुरित होकर पौधा बनता है और पौधों से लहलहाती है फसल। बेहतर फसल के लिए जहां बीज की गुणवत्ता जरूरी है, तो वहीं मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी विशेष भूमिका निभाती है। ऐसे में मृदा परीक्षण की आवश्यकता उभर कर आती है। हमारे देश की जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार देश में खाद्यान्न उत्पादन की आवश्यकता है। उसी प्रकार खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना अति आवश्यक है। जैसे मृदा स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले आवश्यक है मृदा अभिक्रिया। मृदा अभिक्रिया का तात्पर्य है कि मृदा की पीएच के अनुसार हम उनको 3 भागों में विभाजित करते हैं। जैसे कि पीएच अगर 6.6 से 7.3 के आसपास है तो उसको हम नॉर्मल मृदा बोलते हैं। इसमें सभी प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं। इसमें हमारे जो पोषक तत्व होते हैं उनकी उपलब्धता काफ़ी अच्छी रहती है और सभी तरह के पोषक तत्व फसलों को मिल सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मृदा पीएच में बदलाव आता है, जैसे पीएच अगर 7.3 से ऊपर जाती है तो मृदा वो क्षारीयता में आ जाती है। क्षारीयता अधिक और ज़्यादा होने पर 8.5 से ज़्यादा जाने के बाद में वो बिल्कुल क्षारीय हो जाती है और उसको हमको फिर जिप्सम आदि के द्वारा सही करना होता है। उसकी मात्रा को हम प्रयोगशाला में ज्ञात करते हैं। प्रयोगशाला में ज्ञात करने के बाद में जिप्सम की उचित मात्रा ज्ञात करके मृदा की उर्वरक शक्ति बढ़ाई जा सकती है। इसी प्रकार अगर मृदा 6.6 से कम जाती है तो उसको हम एसिडिटी के रूप में ले आते हैं और वो उसमें फिर हमको लाइम का यूज़ करना पड़ता होता है। एक ही फसल को लगाते रहने से मिट्टी के पोषक तत्वों में कमी होती है और उसकी गुणवत्ता भी गिर जाती है। फसल प्रणाली को अपनाने से मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार आता है। हमारे किसान भाई लगातार एक ही
तरह की फसलें जैसे धान गेहूं की फसल लगातार उगाते चले जा रहे हैं, या उसमें रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि हमारी जो मृदा हैं उनकी जो गुणवत्ता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। और गुणवत्ता कम होने से मृदा की उत्पादकता भी कम होती है और फसल उत्पादन में भी कमी आती है। धान गेहूं के साथ में जैसे 3 महीने का टाइम मिलता है अप्रैल और जुलाई के बीच में, उसमें हम मूंग का प्रयोग करें, जो एक दलहनी फसल होती है। और दलहनी फसल लगाने से उसमें जीवांश पदार्थ की मात्रा और अन्य पोषक तत्व भी मृदा को मिलते हैं और अगली फसल के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है वो। मिट्टी प्रयोगशालाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें खेतों की मिट्टी का परीक्षण किया जाता है और पता लगाया जाता है कि किस खेत की मिट्टी में किन जरूरी चीजों की कमी है और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है ताकि अच्छा उत्पादन मिल सके। इसमें किसानों को जैसे हमारे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, कुछ माइक्रो सूक्ष्म तत्व भी होते हैं, तो इनकी मात्रा का भी उनको ज्ञान होना अति आवश्यक है। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन सबसे मुख्य तत्व के रूप में फसलों के उत्पादन में काम आता है। अगर मृदा में सबसे कम जो श्रेणी होती है नाइट्रोजन की वो 150 किलोग्राम पर हेक्टेयर और फास्फोरस की 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर एंड पोटाश की 135 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नाइट्रोजन अगर है तो वो बिल्कुल ही निम्न श्रेणी में आती हैं और उनमें आपको अधिक से अधिक मात्रा में खाद डालने की आवश्यकता होगी। उसी प्रकार जैसे सूक्ष्म तत्वों में अगर हम आते हैं तो उसमें जैसे जिंक है तो 0.6 मिलीग्राम पर केजी, और अगर जिंक है तो वो बिल्कुल न्यूनतम मात्रा में आता है और उसमें आपको जिंक डालने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार आयरन है, जैसे लोहा बोलते हैं जिसको, वो 4.5 मिलीग्राम पर केजी के आसपास है, तो वो भी कम श्रेणी में आता है। इसी प्रकार मैंगनीज 3.5 मिलीग्राम पर केजी एंड कॉपर 0.5। सल्फ़र की जो मात्रा, इसमें सल्फ़र भी एक जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसमें भी अगर हम 20 किलोग्राम से अगर कम है तो वो भी निम्न श्रेणी के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार आजकल हम देख रहे हैं कि बोरोन की भी काफ़ी किसानों के खेतों में जहाँ पर थोड़ा लाइट टेक्सचर सॉइल हैं वहाँ पर बोरोन की कमी भी देखी जा रही है और वो 33% तक पहुँच गई है। तो उसका भी अगर 0.5 पर केजी के हिसाब से अगर कम है तो उसको भी हम बोरोन की कम मात्रा में लाया जा सकता है। इस प्रकार इन तत्वों को अधिक से अधिक मात्रा में लाने के लिए हम मृदा में कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करें, जैसे हमारे फसल के अवशेष हैं उनके प्रयोग करने से इनकी में सुधार आ सकता है, या गोबर की खाद है, फार्म यार्ड मैन्योर है, इस तरह के प्रयोग करने से इनको हम सुधारा जा सकता है। सिंचाई जल के दोष युक्त होने से मिट्टी की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऐसे में मिट्टी जांच करवाकर पता लगाया जा सकता है कि किन तत्वों का प्रयोग करके इन दोषों को दूर किया जाए। सिंचाई जल की गुणवत्ता, इसके जो कारण क्या है कि जैसे कहीं कहीं पर हमारे जो अंडरग्राउंड सिंचाई जल है उसमें क्या होता है, कभी ज़्यादा हाई RAC होती है। हाई RAC का मतलब होता है रेजिडुअल सोडियम पार्ट, जिसमें सोडियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। उसको भी हम लगातार अगर प्रयोग करते जाएं तो हमारी जो मिट्टियाँ होती हैं वो क्षारीय हो जाती हैं। क्षारीयता आने के बाद में फसल उत्पादकता कम हो जाती है और मिट्टी की गुणवत्ता भी कम होती जाती है। सफेद मोतिया दानों जैसा धान हो या सुनहरी बालियां लिए गेहूं, ये तभी पनपेंगे जब माटी पोषक गुणों से भरी हो, यानी गुणवत्तापूर्ण फसल का वायदा। लहलहाती फसल और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन का आधार है स्वस्थ मिट्टी। सरकार ने हर किसान की मिट्टी की नब्ज पकड़ते हुए मृदा स्वास्थ्य कार्ड की देशव्यापी योजना की शुरुआत की है। किसान के पास उसकी अपनी मिट्टी का लेखा जोखा है तो पोषक तत्व की कमी का प्रभावी इलाज हो सकता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में काफ़ी ध्यान दे रही है। इसका जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में गुजरात में सभी किसानों को लागू कर दिया गया है और किसान भाई है उसको भरपूर उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। इसी प्रकार हरियाणा में भी 20 से 25 हज़ार फार्मर इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। कुछ महाराष्ट्र में भी 100 गाँव में इस तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड का मुख्य कारण यही होता है कि आपके स्वास्थ्य कार्ड में सभी
मृदा की पीएच क्या है, मृदा की ईसी क्या है, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है उसमें टोटल साल्ट का पता लग जाता है, उसकी मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा, फास्फोरस, पोटास, अन्य जितने भी सूक्ष्म तत्व होते हैं सभी की मात्रा उसमें आपको दर्जित उसमें लिखी रहती है और उसके आधार पर आपको अपने खादों का प्रयोग करना है और उसी मृदा परीक्षण की जो भी मात्रा उसमें लिखी हुई है उसी के आधार पर आपको फसल उत्पादन भी करना है इसमें। और दूसरा कारण एक होता है कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मात्रा में आपको रासायनिक पदार्थों, रासायनिक खादों की मात्रा का पता लग जाएगा, जिससे आपको ना अधिक मात्रा डालनी होगी ना कम मात्रा डालनी होगी। जितना आप संतुलित आधार पर आप रासायनिक खादों का प्रयोग करेंगे आपकी उत्पादन क्षमता उतनी ही अधिक होगी और मृदा की गुणवत्ता भी बनी रहेगी। मृदा परीक्षण करने से आपको जो रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं उसमें आप काफ़ी कमी ला सकते हैं और आपकी उससे काफ़ी बचत होगी और आपकी जो मृदा की जो गुणवत्ता है उसमें काफ़ी हद तक सुधार आएगा। मैं किसान भाइयों से यही अनुग्रह करूंगा कि किसान भाइयों आप अपने जो फसल चक्र है उसमें भी कोई दलहन फसलें अवश्य बीच में लें, जिससे कि आपकी मृदा की जो भौतिक दशा है या जो मृदा की गुणवत्ता है उसमें अधिक से अधिक सुधार आए और आपकी उत्पादन क्षमता में काफ़ी बढ़ोतरी हो। आपके पास ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड है क्या? कहीं चूक तो नहीं गए? चलिए, जब जागे तभी सवेरा। तो इस सुबह का स्वागत कीजिए, बिगड़ी माटी का इलाज कीजिए और तत्काल मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवा लीजिए। फसल की बेहतरी के लिए, उत्पादन की गुणवत्ता के लिए, मृदा के स्वास्थ्य के लिए जागरूकता दिखाइए, हरकत में आइए और समय रहते मिट्टी की जांच कराकर उसे जरूरी पोषक तत्व सौंपिए। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो किसान भाई बहनों, ये था कृषि दर्शन का आज का अंक। आपको कैसा लगा? आप अपने सुझाव, विचार और प्रतिक्रियाएं, अपनी राय अपने खतों के माध्यम से हमें लिख भेजिए। उठाइए कागज़ कलम, लिखिए अपनी सारी राय। तो कल फिर मिलेंगे इसी समय कार्यक्रम कृषि दर्शन में नए अंक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए कृषि दर्शन की पूरी टीम और मैं लेती हूँ आपसे विदा। नमस्कार।